अब हम बॉलीवुड में चल रहे एक और मैच का विश्लेषण करेंगे जो एनसीबी और एनसीपी के बीच चल रहा है। आज इस मैच में एक नया मोड़ आया। आर्यन खान को गिरफ्तार कराने वाले प्राइवेट डिटेक्टिव किरण गोसावी के बॉडीगार्ड ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि किरण गोसावी शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की डील करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को जाने हैं। किरण गोसावी वही हैं जिनकी तस्वीर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्होंने ही आर्यन खान को गिरफ्तार करवाया था और बाद में इन्होंने आर्यन खान के साथ एक सेल्फी ली थी जो पूरे देश में बड़ी मशहूर हुई थी। यही वो सेल्फी है और यही किरण गोसावी हैं। और इन्हीं किरण गोसावी के बॉडीगार्ड को एनसीबी ने इस पूरे मामले में गवाह बनाया था। ऐसे में केस के ही एक गवाह का यह बयान इस पूरे केस को, मामले को पलट सकता है। किरण गोसावी वही हैं जिसकी एनसीबी के दफ्तर में आर्यन खान के साथ यह तस्वीर वायरल हो गई थी। इस तस्वीर को आप इस पूरी कहानी का पोस्टर भी कह सकते हैं। यह पूरा विवाद प्रभाकर सैल के उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने समीर वानखेड़े पर उगाही का आरोप लगाया। वो इस मामले में एनसीबी की तरफ से बनाए गए 2 गवाहों में से एक हैं और खुद को किरण गोसावी का प्राइवेट बॉडीगार्ड बताते हैं। यानी उनका बयान इस पूरे केस को पलट सकता है। मुंबई पुलिस को दिए एक हलफनामे में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने किरण गोसावी को 25 करोड़ रुपए के बारे में बात करते हुए सुना और आरोप है कि गोसावी इन 25 करोड़ में से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने वाले थे। 3 अक्टूबर को आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद हुई एक मीटिंग का जिक्र करते हुए गोसावी के बॉडीगार्ड ने कहा कि गोसावी और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी के बीच उस दिन एक मुलाकात हुई थी, गुप्त मुलाकात हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रभाकर सैल, जो कि इस मामले में खुद गवाह भी हैं, उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े द्वारा उनसे ब्लैंक पेपर पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। यानी आरोप है कि उन्हें एक साजिश के तहत इस मामले में गवाह बनाया गया। उन्हें कुछ नहीं पता था, जबकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। तो आप सोचिए कि जो गवाह है इस मामले में वो ये कह रहा है कि उससे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिया गया। उसे नहीं पता था कि उन कागजों में क्या आगे चलकर लिखा जाएगा। उसने दबाव में आकर यह हस्ताक्षर कर दिए और साथ ही वो ये भी कह रहा है कि इस पूरे मामले में डील करने की कोशिश हो रही थी। अब आप सोचिए ये बात कौन कह रहा है? जो इस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण गवाह है और वो गवाह एनसीबी की तरफ से बनाया गया गवाह है और वही एनसीबी के खिलाफ अब बात कर रहा है। आज वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर भी गए जहां उन्होंने समीर वानखेड़े के खिलाफ कुछ सबूत पुलिस को सौंपे हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले की जांच समीर वानखेड़े से वापस ले ली जाए, क्योंकि एक तरफ जहां खुद एनसीबी ने समीर के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, दूसरी तरफ मुंबई पुलिस भी उनके खिलाफ एक्सटॉर्शन के आरोपों के तहत एक नई जांच शुरू कर सकती है। हालांकि समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा है और वो उसमें लिखा है कि वो इस बारे में जल्दबाजी में कोई कानूनी कार्रवाई न करें और अब से कुछ देर पहले वो दिल्ली आ गए हैं जहां उनकी मुलाकात एनसीबी के डायरेक्टर जनरल से हो सकती है। इस पूरे खेल को अगर समझें तो जो प्रभाकर सैल यानी अब तक एनसीबी की तरफ से वो गवाह के रूप में काम कर रहे थे, अब वो एनसीबी के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और ऐसा लगता है कि उनके आरोप वाले बाउंसर पर समीर वानखेड़े अपनी विकेट गंवा भी सकते हैं। इसलिए आज सबसे पहले आप प्रभाकर सैल की यह बात सुनिए, फिर हम आपको किरण गोसावी के बारे में बताएंगे जिन्होंने आज हमसे बात की है। तो पहले आप किरण गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर की यह बात सुनिए और फिर से हम आपको बता देते हैं कि प्रभाकर इस मामले में गवाह बनाए गए हैं एनसीबी की ओर से और हो सकता है कि ये जो गवाह हैं वो इनके कहने पर ही बनाया हो। मग साधारण 10:30-11:15 दरम्यान मी आतमध्ये गेलो तेव्हा मी समीर वानखेडे आणि त्यांनी जे गुन्हेगार पकडले त्यांच्या पूर्ण सहकार्यांनी तिथे मी बघितलं, तिथे मला अचानक आर्यन खान दिसले। त्यांना एका कॅबिन मध्ये बसवून ठेवलेलं आणि अजूनही 5-7-8 जण होते त्यावेळेला त्या ठिकाणी। त्यानंतर किरण गोसावी आर्यन खानसह त्या गाडीत बसले आणि एनसीबीचे अधिकारी होते, ते दोघं त्यांना एनसीबीच्या ऑफिसला घेऊन गेले। नंतर मी चालत चालत एनसीबीच्या ऑफिसच्या खाली जाऊन उभा राहिलो। 1:45च्या सुमारास मला कॉल आला
किरण गोसावी सरांचा की वर आहे वानखेडे साहेबांनी तुला बोलावलंय पंचनाम्यावर साक्षीदार म्हणून सही करायचे. मी वर गेलो 3ऱ्या माळ्यावर. तेव्हा माझ्याकडनं एनसीबीचे एक अधिकारी होते. ते मला बोलले तुला इथे सही करायची. तेवढ्यात वानखेडे साहेब आले आणि मला त्यांनी सांगितलं याच्या सह्या घे पटापट. तर मी म्हटलं त्यांना अधिकाऱ्यांना म्हटलं सर हे ब्लँक पेपर आहेत. नाही तू सह्या कर. मला कमीत कमी 9 ते 10 पेपरवर माझ्या सह्या घेतल्या गेल्या. तो इस गुत्थी को आप समझ लीजिए कि जो गोसावी है वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और ऐसा कहा जा रहा है कि उसी ने सबसे पहले एनसीबी को ये सूचना दी थी कि आर्यन खान अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं. और जब ये गिरफ्तारी हुई, जब पूरी रेड हुई, तब गोसावी एनसीबी के साथ थे और एनसीबी के दफ्तर में गोसावी आर्यन खान के साथ दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने आर्यन खान के साथ ये सेल्फी भी ली थी. इसके बाद इनके जो गोसावी के जो बॉडीगार्ड हैं उसका नाम है प्रभाकर और गोसावी के कहने पर प्रभाकर को एनसीबी ने इस पूरे मामले में गवाह बना लिया क्योंकि प्रभाकर उस समय वहां मौजूद थे जब रेड हो रही थी. लेकिन उनसे ब्लैंक पेपर्स पर साइन कराए गए और अब प्रभाकर पूरी बात से मुकर रहे हैं और वो गोसावी को भी फंसा रहे हैं और वो एनसीबी के अधिकारियों को भी फंसा रहे हैं, ये कहते हुए कि गोसावी जो हैं वो तो खुद शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की डील करने की कोशिश कर रहे थे और उसी में से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाना था. अब हमने गोसावी से भी आज बात की और गोसावी का इस पूरे आरोप पर क्या कहना है जो उनके ही बॉडीगार्ड ने उन पर आरोप लगाए हैं, अब वो सुनिए. मैं कहना चाहूंगा आपसे कि जब मैं उनको एनसीबी ऑफिस लेके जा रहा हूँ, ठीक है, उस टाइम पे गाड़ी से उतरते टाइम वो फिसल गए थे. उनका हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं था, तभी जाके मैंने उनका हाथ पकड़ा है. तो ये छोटी छोटी बातें लेके जो इतना बड़ा बवंडर हो रहा है, दैट ऑल आर यूजलेस. मैं एज अ पंच था, कुछ पंच के डॉक्यूमेंट मैंने जहाँ पे ये हुआ है क्रूज शिप पे, वहां पे साइन किए डॉक्यूमेंट फिटनेस के. उसके लिए मेरे को एनसीबी ऑफिस में बुलाया गया था. मैं बात नहीं करवा रहा हूँ. आर्यन ने मुझे कहा था कि भाई मेरा फोन नहीं है मेरे पास में, मेरे को एक फोन करने दो. अभी इतने बड़े हस्ती अगर वो लड़का है, ये उसको वो बोलना चाहता था कि बाबा मेरे को एक कॉल करने दो करके, हेलो बोलने दो सिर्फ करके, ठीक है, और वो कॉल रिकॉर्ड भी मेरे चेक किए जाए. ये तो सब झूठी कहानी है, 4-5 दिन में अभी बनाई गई हुई कहानी है, ठीक है. प्रभाकर ने मेरे डॉक्यूमेंट्स भी शायद से ये लोगों को सेल कर दिए हैं. मेरा पासपोर्ट, मेरा आधार कार्ड, सारी चीजें मेरे घर पे थी. मेरे घर का की प्रभाकर के पास में है. तो ये सारा ये षड्यंत्र बनाया जा रहा है. आज 25 करोड़ बोल रहे हैं, 2500 करोड़ भी देंगे ना तो हम बिकेंगे ना, मुझे लगता है कि एनसीबी बिकेगी. सुनो, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी लिंक है इसमें. और ये सब जो ब्रेक दबाया जा रहा है, जो भी कर रहे हैं माननीय जो भी है, ये ब्रेक दबाया जा रहा है कि इसका इन्वेस्टिगेशन आगे कंटिन्यू ना हो. तो गोसावी का पक्ष भी हमने आपको दिखा दिया. गोसावी तो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही है. सारे आरोप झूठे हैं, गोसावी पर भी और समीर वानखेड़े पर भी. अब इस मामले में आज धर्म की एंट्री भी हो गई. एनसीपी ने आरोप लगाया है कि समीर वानखेड़े असल में दलित नहीं हैं बल्कि मुसलमान हैं और उन्होंने आरक्षण कोटे में फर्जीवाड़ा करके फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर यह नौकरी पाई है. वो एक IRS अफसर हैं और एनसीपी का आरोप है कि उन्होंने सबूत के तौर पर एनसीपी ने उनका एक जन्म प्रमाण पत्र आज जारी किया है जिसमें समीर वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद कचरूजी वानखेड़े और उनकी मां का नाम जाहिदा बानो लिखा हुआ है. इन आरोपों पर समीर वानखेड़े ने सफाई दी और कहा कि उनके पिता हिंदू और मां मुस्लिम थी, लेकिन वो सच्ची भारतीय परंपरा और एक सेकुलर परिवार से आते हैं. उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 में उनकी पहली शादी डॉक्टर शबाना कुरैशी से हुई थी जो एक मुसलमान थी, लेकिन 2016 में तलाक होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की और उनकी दूसरी पत्नी क्रांति दीनानाथ रेडकर हिंदू हैं. सोचिए, इस मामले में अब नौबत यहां तक आ गई कि हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला जा रहा है. अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही है. आज हमने समीर वानखेड़े की पत्नी और उनके पिता से भी बात की जो महाराष्ट्र पुलिस के ही एक रिटायर्ड अधिकारी हैं. आज आपको उनकी भी बात सुननी चाहिए. यानी अब मामला यहां तक आ गया कि समीर वानखेड़े के परिवार को भी
सार्वजनिक रूप से बाहर निकलना पड़ा और आज उनके पिता और पत्नी दोनों ने जी न्यूज से बात की। हां दोन ऑलरेडी एफिडेविट कोर्टामध्ये दिलेला आहे बघा हां दोन ऑलरेडी एफिडेविट कोर्टामध्ये दिलेला आहे बघा। जैसे मैंने अपने ट्वीट में भी आज कहा, जिसकी वजह से आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, समीर बॉर्न हिंदू हैं ऑफ कोर्स, और उनके पिता हिंदू हैं। उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पे हिंदू हैं वो हर उनका आप जो ये देख लीजिए, जहाँ उन्होंने यूपीएससी पास किया है, उनका स्कूल लिविंग देख लीजिए, हर चीज पर ऑफ कोर्स एज अ रिलीजन वो हिंदू हैं। उनकी माताजी जो हैं वो डेफिनेटली मुस्लिम थे, जो भी नहीं है वो गुजर चुके हैं। इसलिए एज बर्थ ही इज बॉर्न एज अ हिंदू, ही प्रैक्टिसेस हिंदुइज्म। मुझे समीर ने, जब भी मैं उनसे शादी की थी तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ना बहुत ऐसा हाई रिस्क काम करता हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मेरे पैर खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कोई भी लेवल पे हो, पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो या जो भी हो, उन्हें नुकसान पहुंचता है। तो अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचता है तो कोई ना कोई तो बदला लेगा ही। नवाब मलिक ने कुछ ट्वीट किया, मैं तो देखा नहीं है, लेकिन वो सब झूठ है। मेरा किधर भी दाऊद करके किधर भी नाम नहीं है। मैं पैदा होने से, स्कूल जाने से, एसएससी सर्टिफिकेट, कॉलेज का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, एलएलबी का सर्टिफिकेट मेरा, जिधर सब मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न, डिपार्टमेंट, कोई भी मेरा नाम दाऊद नहीं है, मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है। अभी ये क्या जो अभी दिखाया आपने, पता नहीं क्या है, क्या मुझे समझ में नहीं आता है। वो आदमी कुछ भी कर सकता है वो आदमी। एक ताज़ा अपडेट यह है कि समीर वानखेड़े ने आज एनडीपीएस कोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया है, जिसमें उन्होंने कोर्ट से यह मांग की है कि वो प्रभाकर सेल के उस हलफनामे पर रोक लगा दें जिसमें उन पर उगाही के आरोप लगे हैं। लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद समीर वानखेड़े अब दिल्ली आ गए हैं मुंबई से। इसके अलावा आज अनन्या पांडे को तीसरी बार पूछताछ के लिए एनसीपी दफ्तर फिर आना था, लेकिन वो निजी कारणों से नहीं आई और उन्होंने पूछताछ के लिए अगली तारीख मांगी है। एनसीबी अनन्या पांडे से अब तक 2 बार कुल 6 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। तो यह भी एक बहुत बड़ा मामला है। और आपको याद होगा, जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था तो हमारे देश में एक नेगेटिव माहौल था आर्यन खान को लेकर, और देश के लोगों को ऐसा लगता था कि क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है तो एनसीबी पहली बात तो उसे गिरफ्तार ही नहीं करेगी, उसे छोड़ देगी। लेकिन आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद भी लोगों को यह लगता रहा कि ये तो 1-2 दिन में छूट जाएगा, बहुत बड़े बाप का बेटा है, उनके बहुत रसूख हैं, तो लोग सोचने लगे कि 1-2 दिन में छूट जाएगा। तब तक भी लोग यही कह रहे थे कि आर्यन खान को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब ये मामला आगे बढ़ता चला गया और आज इस मामले को लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं और अब भी आर्यन खान जेल में है और इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, अब धीरे धीरे माहौल शाहरुख खान के पक्ष में जाने लगा है, आर्यन खान के पक्ष में जाने लगा है। और अब जो देश के लोग हैं, यहाँ एक बात कहना ज़रूरी है कि देश के लोग कानून को नहीं समझते, लेकिन एक जो जनरल सिंपैथी होती है, सहानुभूति, वो अब आर्यन खान के साथ होने लगी है, शाहरुख खान के साथ होने लगी है। और लोग ये बात कर रहे हैं आजकल कि उसने गलती तो की होगी, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा उसे नहीं मिलनी चाहिए थी और इसके पीछे कुछ ना कुछ घपला तो ज़रूर है, दाल में कुछ काला तो ज़रूर है। अब लोग ये जानना चाहते हैं और हर रोज़ लगातार कोई ना कोई नए आरोप, कोई ना कोई नया व्यक्ति सामने आ रहा है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आपको और हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए ये मैच भी अभी बहुत लंबा चलेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.